बेटे का मैंने वो 4 साल का था, मैंने उसके कहा था तूने फौज में जाना है। आज अल्लाह पाक के करम से वो पीएमए में है। मेरा तजर्बा ये है, पाकिस्तान की सियासत इंतहाई गंदी फील्ड है। इस फील्ड के अंदर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास का मकाम बनाना बहुत मुश्किल है। जो दाल पकानी है, दाल, गोश्त बनाना, गोश्त, सारा कुछ डाला, कुकर चलाया, सीटी कुकर बजाता है, 10 मिनट चलाओ, चलो जी सालन तैयार होके आ गया, उसका जायका नहीं आता। इसी तरीके से चाय का है, चाय का अक्सर लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि औरतों को चाय नहीं बनानी आती। अपने जैसा आधा कप कह रहा था, कुछ मेरे जिंदे भी बदतमीज होते रहे और शक्ल देख के उसे छोड़ देते रहे कि भाई नहीं पीनी। रिच क्लास का किचन नहीं चल रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरी जानिब से तमाम अहले वतन को ईद की खुशियाँ बहुत मुबारक हों। बड़ी ईद है, खुशियों की ईद है और बड़ी ईद की बड़ी बड़ी खुशियाँ होती हैं। मेरे साथ बहुत ही प्यारे से बड़े से मेहमान मौजूद हैं। फैजुल हसन चौहान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ईद मुबारक। और बड़ी प्यारी बेटियाँ इनके साथ मौजूद हैं, 4 बेटियाँ इनके साथ बैठी हुई हैं। नाम एक तो मेरी हम नाम है, फिज़ा के साथ जो बैठी हैं रुबाब, और रुबाब के साथ जो बैठी है ज़हरा, और ज़हरा के साथ बड़ी प्यारी सी सकीना। अच्छा, सकीना थोड़ी मूडी है लेकिन बड़ा प्यारा बच्चा है, बड़ी इंटेलिजेंट है। मैंने आके जब इससे बात की तो बड़ी डिफरेंट सी बच्ची है और बड़ी इंटेलिजेंट है, बहुत ही। अभी हम बातें करेंगे सब बच्चों से। अच्छा प्यार सब, पहले तो ईद मुबारक, और इतनी प्यारी ईद गुजरती होगी प्यारी प्यारी बेटियों के साथ। सबसे पहले तो मेरी तरफ से 22 करोड़ पाकिस्तानियों को और सारी उम्मत मुस्लिमा को बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक, बड़ी ईद मुबारक, बकरा ईद मुबारक। दूसरा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जनाब ईद के दिन जनाब हमारे पास आए और अपनी खुशियों में हमें शरीक किया। तो बाकी आपके सामने बैठे हैं, आप जो पूछना है आप पूछे। चलिए पूछते तो रहेंगे, प्रोग्राम चलता रहेगा पूरा घंटा। अच्छा, मैं आपके बच्चों से बात करना चाहूँगी। सबसे पहले सकीना, आप कुछ बात करना चाहेंगी? अच्छा, ईद मुबारक कहेंगी सबको। अच्छा सकीना बड़ी मूडी बच्ची है, मूडी है, आपको तंग तो नहीं करती है? ये मेरा इश्क है और मेरे सब बच्चों में जो है ना सिर्फ इसको इजाज़त है मेरे सामने बोलने की। अच्छा, बाकी किसी बच्चे को इजाज़त नहीं है कि मेरे सामने वो कुसक भी सके, लेकिन ये सबसे छोटी है, इसको बड़े लाडों से पाला है। अच्छा। और मैंने अपने सारे बच्चों के नाम जनाब बच्चियों के 5 के हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ रखे हैं। तो फिज़ा हसन, रुबाब हसन, ज़हरा हसन, सकीना हसन, दूसरी फातिमा हसन है। माशाल्लाह, 5 बेटियां। 5 बेटियां। तो ये जो सकीना हसन है ना, इसको इतना लाड दिया है, ये हद से ज़्यादा बिगड़ गई है। अब ये इन तीनों के साथ भी अगर मैं कोई प्यार करना चाहूँ तो फ़ौरन आती है और आके मुझे सख्ती के साथ है, वैसे ही नहीं, यानी आपके घर में से मना कर देती है कि कोई इनको किसी को प्यार आपके घर में ये ऑपोजिशन का किरदार अदा करती रहती है। ऑपोजिशन कह लो या खप पुराण कह लो या जो भी कह लो, ये अपने अलावा किसी से प्यार करने की इजाजत नहीं देती। अच्छा, ऐसे बच्चे जरा होते हैं, बहुत टची भी होते हैं, सेंसिटिव भी होते हैं, थोड़े जेलस भी हो जाते हैं। हाँ। कि दूसरे बहन भाई हमारे माँ बाप के ज्यादा करीब ना आए। हाँ। अच्छा जी, मैं बात करना चाहूंगी ज़हरा से। ज़हरा बेटा, आप कितने साल की हो, क्या करती हो, किस क्लास में पढ़ती हो, क्या क्या शौक है आपके, ईद वाले दिन क्या क्या करती हो? जी जी ज़हरा। मेरी एज 9 है एंड आई एम इन 4A माशाल्लाह, ठीक है। एंड ईद के दिन पहले दिन तो हम घर पर ही रहते हैं, दूसरे दिन हम कहीं जाते हैं। पहले दिन घर पे रहते तो क्या करते हो? मेहमान आते हैं पहले दिन घर पे? मेहमान आते हैं और ईदी भी बहुत सारी मिलती है। ईदी भी बहुत सारी मिलती है, वाह। अच्छा, आगे जाके और पूछेंगे ईदी कितनी मिलती है। अच्छा साथ अब जी क्या ईदी मुझे पहले 4000 मिली। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा जी, अब रुबाब की बारी। रुबाब, आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ है। तो रुबाब, ये जो ड्रेसेस है अम्मा डिजाइन करके देती हैं आपकी मामा, या आप लोग खुद जाके अपनी मर्जी से लेते हो कि मुझे ये वाला चाहिए? खुद जाके अपनी मर्जी से लेते हैं। तो ज्यादा अच्छा शॉपिंग कौन करवाता है, ज्यादा मजा किसके साथ आता है शॉपिंग करके? दोनों के साथ। ठीक है। अच्छा, बाबा कभी चूज करके देते हैं कि आप ये ले लो, आपको ये सूट करेगा, या आप अपनी मर्जी से लेते हो? मर्जी से लेते हो। ये ड्रेस मामा ने लेके दिया था, बाबा ने? मामा ने। ठीक है जी। और आप कितने साल की हो, किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 11 इयर्स की हूँ और मैं 6th क्लास में। माशाल्लाह। बड़े होके क्या बनना है? पॉलिटिशियन तो नहीं बनना? नहीं। अच्छा ठीक है, मैं फिज़ा से बात करूँगी। फिज़ा मेरी हम नाम।
फिजा, आपको अपना नाम अच्छा लगता है? जी बहुत ज़्यादा। ठीक है। अच्छा, आप कितने साल की हैं, क्या करती हैं, किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं 13 इयर्स की हूँ और मैं 7th क्लास में हूँ। ठीक है। और आप आगे जाके क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हैं। ये आपके बाबा तो नहीं कहते? अच्छा, हमारे पंजाब में बड़ा रिवाज है फैज साहब कि बड़े होके हर बच्चे ने डॉक्टर बनना होता है माँ बाप के मुताबिक, कि इसने बड़े होकर डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। अच्छा, बच्चों पे नहीं छोड़ा जाता कि बच्चे क्या बनना चाहते हैं? नहीं, मैंने ना अपने बच्चों का कैरियर छोटी सी उम्र में तय कर दिया। जैसे एक बेटे का मैंने, वो 4 साल का था, मैंने उसका कहा था तूने फौज में जाना है। आज अल्लाह पाक के करम से वो PMA में है, फौज में है, ठीक है ना। दूसरा बेटा है, उसको मैंने कहा था तूने ब्यूरोक्रेट बनना है, CSS करना है। अब उसने लॉ की जनाब ग्रेजुएशन कंप्लीट की है रूट्स यूनिवर्सिटी से, वो CSS की तैयारी कर रहा है। ठीक है। इसको फिजा को मैंने 2-3 साल की थी उस वक्त से मैंने कहा डॉक्टर बनना है इंशाल्लाह, फिर यानी ये भी बनेगी। उसमें यह है कि हमने खुद देखा ना, हमारे अबू ने हमें बचपन से जो चीज़ तय की बहनों भाइयों की, तूने ये तूने ये तूने ये, अल्लाह पाक के करम से सारे अच्छा पढ़ लिख के अपनी अपनी फील्ड के अंदर, तो हम लोग वडेरे जागीरदार तो है कोई नहीं, ये वेल ऑफ मिडिल क्लास फैमिली के जो हम लोग होते हैं, हमने बच्चों को जो फ्यूचर उनका बनाना होता है, उनका जहन बनाना होता है, तो उसके बाद फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी एंजॉय करनी होती है। अच्छा, ये भी बड़ी बात होती है कि बच्चे फिर उस चीज़ को सीरियस लेते हैं कि हमारे वालिदैन का ख्वाब है कि आपने डॉक्टर, फिजा इसको सीरियस लेती है, डॉक्टर बनना है जी। आपका अपना भी दिल चाहता है आप डॉक्टर बनो? जी। अच्छा, डॉक्टर बनने का शौक क्यों है, क्या वजह? अगर मैं पूछूं कि आप कहते हैं मैंने डॉक्टर बनना है, लोगों की खिदमत करनी है, लोगों की खिदमत करना, और मतलब बाबा की भी ख्वाहिश है वो भी पूरी करनी। माशाल्लाह। ईद का दिन कैसे गुजरता है? और पहला दिन तो घर में होता है, जिस तरह आपको पता है जानवर ज़िबा होते हैं, और फिर दूसरे दिन ही दावतें वगैरह भी होती हैं, फिर उधर जाते हैं, बस इसी तरह। अच्छा, घर पे जो दिन गुजरता है वो भी बड़े मजे का गुजरता है, दावतें होती है तब भी बड़े बच्चों के लिए तो ईद वैसे ही बहुत अच्छी होती है, एंजॉय बहुत। अच्छा, आप अपने को बच्चा समझते हो? बड़ी हो गई, आपको क्या लगता है? आप इनको भी बच्चा समझती होगी ना? बड़ी आपा होंगी तो रोब झाड़ती है, डांटती है फिजा? इसको ज्यादा डांटती है, सकीना को तो बड़ी डांट लगता है, सकीना सबको डांटती होगी, ज़ारा को ज्यादा मारती है, ज़ारा को मारती है फिजा। आप पापा कहते हो, क्या कहते हो? आप ही कहते हो क्या? नहीं भैया, आप ही तो कहना ही नहीं है, नाम से पुकारते। अच्छा फिजा, वाह भाई, सही तो भाई फ्रैंकनेस है ना। ये इस बेचारी को मारती है, इसको मैं समझाता हूँ, ना कर तेरे भारी हाथ है ना, इसकी कोई हड्डी ना तोड़ दी कभी। अच्छा, आपको कभी फील होता है जो बड़ा होता है घर में, उसका बड़ा किरदार होता है, आप बहनों में बड़ी हो तो आप इनको कभी, जो भी ये करती हैं इल्ज़ाम तो मुझ पे ही आता है कि मेरी वजह से क्या आपने सिखाया था? हाँ, मैंने सिखाया था, और फिर मैं कहती हूँ भाई ठीक है, मेरी वजह से। अच्छा, जब कभी अच्छा कुछ करते तब क्रेडिट भी तो मिलता होगा ना कि ये फिजा ने सिखाया था। ठीक है। अच्छा फयाज साहब, आपकी जिस बड़ी बेटियों से बड़ी अटैचमेंट होती है, बड़ा बच्चा वैसे बड़ा प्यारा होता है, बड़ा या फिर सेकंड नंबर पे जो होता है या सबसे छोटे वाला, तो आपकी अगर मैं पूछूं इनमें से सबसे ज्यादा फेवरेट सकीना के अलावा फिर कंपटीशन आ जाएगा वैसे? चारों फेवरेट है मेरे लिए। ये बड़ा सियासी जवाब दिया फयाज साहब ने। ये मेरी जिल्लेशा है, इसका मैंने नाम डाला हुआ था जब पैदा हुई थी, तो मैंने इसको कहा था वो एक पाकिस्तानी मूवी थी जो ना, वो उसकी शान की और साइमा की, उसमें वो जिले शाह का एक कैरेक्टर था जना, प्यार मोहब्बत का ना, तो इसको मैं कहता हूँ ये मेरी जिल्लेशा है। तो ये मेरी सबसे लाइक बच्ची है, बेहतरीन रुबाब बहुत लाइक। अच्छा, वैसे ये शक्ल से बड़ी इंटेलिजेंट लग रही है, पढ़ने वाली, इसको ऐनक भी लग जाएगी आगे जाके। नहीं अल्लाह ना करे। तो अच्छा, बड़े पढ़ने वाले बच्चों को ऐनक लगी होती है ना। तो ये ज़ारा जना, ये बड़े डिसेंट सी मेरी जना, शरीफुन नफ्स सी जना, सारों से मार खाती है जना। अच्छा, ज़ारा मासूम है, ज़ारा को मासूम है, ये जना दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है। जब कह दिया तो बस ठीक है ना, ये सारों को मारती है। तो ये बड़ी होगी क्या? इसके लिए आपने क्या सोचा? इसकी बात, अच्छा ये बाजार में इसको लेके जाओ तो क्या मतलब, क्या कहती कि भी चाहिए, क्या बात, जो चीज आएगी हाथ में उठा लेगी, और इनकार का तो गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, बजट में आए या ना आए, इसको इससे कोई गर्ज नहीं। हम इतनी चीजें नहीं लेते जितनी ये सब माना भी लेते कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। अच्छा, वैसे ऐसे बच्चों की एक और आदत होती है कि वहाँ पे तो ले लेते हैं वो चीज, घर आके वो चीज को ना बेबुकत कर देते हैं, एक दफा यूज नहीं करना, ऐसे करती है। फिर आप समझा रहे होते हैं कि आपको वहाँ तो समझने वाला चैप्टर ही कोई नहीं है। 2 दिन तक इसके साथ चीज लगी रहती है। अगले दिन अगर आप इसको सियासत में भेजेंगे मेरे ख्याल से इसकी ऑपोजिशन में को बड़ा टफ टाइम देगी। सियासत में मेरे अलावा मैंने जो अपनी सारी जिंदगी सियासत में सबमिट कर दी, आई थिंक इट्स एनफ। ये आपकी मायूसी है क्या? नहीं, मायूसी नहीं है। लोगों को शायद ये भी लगे कि आप कह रहे सियासत में। मैं आपको बताऊं, मेरा तजर्बा ये है, पाकिस्तान की सियासत इंतहाई गंदी फील्ड है। इस फील्ड के अंदर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास का मकाम बनाना बहुत मुश्किल है।
मुझे तो चलो अल्लाह पाक ने कोई सलाहियत दी हुई थी, तो हमने अपनी पूरी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी के 43 साल स्टूडेंट पॉलिटिक्स, यूथ पॉलिटिक्स, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, चलो एक हमने सिलसिला बना लिया, वरना तो इम्पॉसिबल है। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के यहाँ तो एलीट क्लास वो आते हैं, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं पार्टियों के अंदर आगे पीछे, और इस तरह जनाब टिकट भी और मकाम भी और सारा कुछ। यानी मिडिल क्लास से जो आता है उसको बहुत सफर करना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है बड़ी। और फिर हम जैसे जो ईगो वाले खुददार सेल्फ मेड जना लोग, तो बड़ा मुश्किल है। तो मैं पॉलिटिक्स के अंदर, मैंने तो अपनी औलाद को समझाया हुआ अपनी ज़िंदगी के पहले 24 साल या आर्मी या ब्यूरोक्रेसी या कोई अच्छी फील्ड, मेहनत कर लो, पहले 24 साल मेहनत करके मकाम बना लो, अगली जिंदगी के 40-50 साल मौज करना। अच्छा, आपकी इस बात से कोई सियासतदान नाराज तो नहीं हो जाएगा, ये एग्री करेगा? क्या सही कह रहे हैं? मैं दबंग मलंग और दुनिया से दिलतंग आदमी हूँ। मेरी कोई बात भी डिप्लोमेसी के ऊपर नहीं होती। ये मेरी ज़बान, ये मेरा दिमाग, ये मेरा दिल। पाकिस्तान की सियासत, बर्रे सगीर की सियासत, इसमें इंडिया भी शामिल है, दुनिया की सबसे गंदी सियासतों में से सियासतें हैं। अच्छा, एक सवाल ज़हन में आता है। यूरोप और अमेरिका के अंदर एक सिस्टम है, बारक ओबामा हो, उनके जितने आपके जनाब यूरोप के मुल्कों के आप देख लें, जनाब वजीर आजम और उनके प्रेसिडेंट, उनमें से 80% लोग मिडिल क्लास के, अपर मिडिल क्लास के, मेहनत करके यूसी लेवल का इलेक्शन लड़ा, पार्टी का इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन से प्रमोट होते होते रियासत के ऊपर आए, रियासत से फिर स्टेप बाय स्टेप वफाक के ऊपर आए। क्राइटेरिया ये नहीं होता कि वो किसी वडेरे का, जागीरदार का, सरमायादार का, या कोई नौदौलतिया है, या कोई खरबपति है, या कोई अरबपति है, जो कॉन्सेप्ट है, या मोरूसी सियासत का, या कोई करोड़पति, अरबपति, खरबपति है ना, नॉट एट ऑल। अच्छा फैसल, अमूमन लोग ये समझते हैं कि जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है, तो पता नहीं क्या नॉन सीरियस बातें तो नहीं हो रही, लेकिन मुझे लगता है कि सेंस ऑफ ह्यूमर उसी का अच्छा होता है जो बहुत ज़हीन होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है। हमारे थिएटर के जो लोग होते हैं सबसे ज़्यादा ज़हीन मेरे मुताबिक वो होते हैं, क्योंकि फिल्मबदी जब वहाँ जाके बोलना पड़ता है, थिएटर पे जाके आपके पास कोई चांस में तो सामने लोग बैठे होते हैं, तो जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर होता है मेरे मुताबिक बड़ा ज़हीन होता है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक लीडिंग टीवी चैनल का बड़ा मशहूर ज़माना प्रोग्राम था, उसमें अमानुल्लाह साहब भी थे। जी जी। मैं उसका शो, आज से कुछ 6 साल पहले की बात है, मैं शो करने गया, मेरा दूसरा शो था वो। ठीक है। तो अमानुल्लाह साहब और ठाकुर साहब और साथ बाकी बैठे थे, वो एक जुगत लगाए, मैं आगे से 3। अच्छा, मैंने शायद प्रोग्राम देखा हुआ है आपका, ठीक है, यूट्यूब वो पर। एक लगाए, मैं आगे से 3 लगाऊं जी। वो 10 मिनट 15 मिनट रहा, बीच में ब्रेक आई, तो अमानुल्लाह साहब कहते चौहान साहब तुसी तो साढ़े तो भी बड़े मरासी हो। तो मैं क्या तुसी की समझ उसी कर ही हो। कहने का मकसद ये है, ये जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, ये जहानत से रिलेटेड होता है, ये अल्लाह पाक का गॉड गिफ्टेड होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। अब मेरे हवाले से लोग जना सारी दुनिया जानती है कि मैं तंज़ो मज़ाक के अंदर जना अक्सर चीज़ें कह जाता हूँ, वो चीज़ें पब्लिक को ज़्यादा जल्दी समझ आती हैं, बिल्कुल। बनिस्बत इसके कि आप कवा चला हंस की चाल के मज़दाक, और आप बड़े मुश्किल अल्फाज बोले, स्कॉलर बनने की और पढ़ा लिखा बंदा शो, वही सियासत है। सियासत के अंदर हमारी 22 करोड़ आवाम में से आवाम को जो चीज़ समझानी है, और मैं आपको बड़ी अवामी अंदाज में समझाएंगे, ज़्यादा समझ आएगी। मैं रेगुलर लतीफ़े, कहावतें, जुगतें, मैं रेगुलर स्टडी करता हूँ, और मैं उसको फिर प्रॉपर इम्पैक्ट करके जनाब प्रिवेलिंग जो आपके सर्कमस्टेंसेस होते हैं, जो इश्यूज होते हैं, उनके साथ जोड़ के मैं अक्सर जो है ना अपनी ट्वीट्स में भी, अपनी व्लॉग्स में भी, अपनी टॉक शोज़ में भी, अपनी तकारीर में भी मैं रखता हूँ, लोग उसको लाइक करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैं सिर्फ कैमरे के सामने आपको जो है वो पॉलिटिकली एक थोड़ा सा सख्त लबो लहजा मुखालिफ के हवाले से इस्तेमाल करना, ये वो नजर आऊँगा। अदरवाइज मेरी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कतन भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर मैं यकीन ही नहीं करता ना मुसलमान यहूदी ईसाई पे, ना शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी वाबी पे, ना पीटीआई और नून लीग और पीपल्स पार्टी। सबसे पहले तो एक इंसानियत होती है ना, इंसान है आपका, जो जिसके साथ रिश्ता फ्रीक्वेंसी मिल गई, जो आपका दोस्त है, यार है, फ्रीक्वेंसी मिल गई, वो आपका दोस्त है, यार है, वो जो मर्जी मजहब का है, वो जो मर्जी सोच का है, जो मर्जी पार्टी का है, ठीक है। और रिश्ते बनाते हुए, ताल्लुकात बनाते हुए, इनमें से किसी चीज़ को भी कोई। अच्छा, फिर यहाँ से एक सवाल मेरे जहन में आया कि मुखालिफ जो आपकी पार्टियाँ हैं, अगर मैं नून लीग की बात कर लूँ, पीपल्स पार्टी की बात कर लूँ, तो उनमें कोई सियासतदान जो आपको बहुत अच्छा लगता हो? नून लीग में चौधरी इकबाल गुजर साहब हैं, जी जी, बड़े पुराने सीजन पॉलिटिशियन हैं, वो बड़े अच्छे हैं। अच्छा, मैं हिना परवेज भट्ट की हमेशा तारीफ करता हूँ। पिछले 3-4 सालों में मैंने कई टॉक शोज़ के अंदर जनाब लोग इस तरह पूछते हैं कि मैं कहूँगा कि वो भी आए, लेकिन मैं हैरान रह गया। पिछले दिनों उसने बड़ा अजीब व गरीब किस्म का
मेरे हवाले से क्या, लेकिन उस पर थोड़ी सी उसको शर्मिंदगी का सामना, जिस पर आपका शायद रिस्पॉन्स आया था कि मैं जवाब नहीं देना चाहूंगा। हाँ, मैंने तो देखो बात ये है, मैं तो जिसको अच्छा कह दूं मैं उसको अच्छा कहता हूँ, मुझे तो इससे कोई गर्ज नहीं उसकी पार्टी क्या है। अज़मा बुखारी साहिबा के हवाले से भी जरा, बुखारी कॉम्पिटेंट लड़की है जी जी, मैंने हमेशा उसकी इस हवाले से तारीफ की कि वो कॉम्पिटेंट है, बासलाहियत है और अच्छा बोलती है और अच्छी स्पोक्स पर्सन है। अच्छा, कोई ऐसा सियासतदान जो आपको लगता है कि वो हादसाती तौर पे सियासत में आकर बड़ी जल्दी सियासत छोड़ दें तो सियासत में बहुत बड़ा एहसान होगा? अब ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। पाकिस्तान के अंदर हर दूसरा पॉलिटिशियन हादसाती है हर दूसरा पॉलिटिशियन, ये वडेरे जागीरदारों की औलादें, सरमायादारों की औलादें। लेकिन सियासत आपको लगता है कि बिल्कुल ही मिसफिट है, मतलब फिट ही नहीं बैठता। बाप दादा के नाम पे जनाब वो आ गए। अब इस बिलावल जरदारी से कोई पूछे ये कहाँ का पॉलिटिशियन? वो रमजान में जब ये नया नया बना ना वजीर खारजा, तो रमजान का महीना था, सऊदी अरब के इन्होंने पहला दौरा किया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा था, पाकिस्तान क्राइसिस में था फाइनेंशियली, और उससे हमने कोई हेल्प भी लेनी थी अपना करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक करने के लिए, अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक करने के लिए। ये साहब बहादुर गए। अब अंदर जनाब जो शाह सुलेमान के बेटे जनाब मोहम्मद बिन सुलेमान और इन लोगों से मुलाकात के बाद बाहर इंटरनेशनल नेशनल मीडिया खड़ा है पाकिस्तान के वजीर खारजा को सुनने के लिए कि हाँ जी आप उसके ऊपर क्या बयान देंगे। तो जब वो बाहर आए, लोगों ने जनाब माइक आगे किया, उनसे पूछा जी जनाब कैसी मीटिंग रही? बड़ी अच्छी, उन्होंने बड़ा अच्छा हमें पहले इफ्तार करवाया, बड़ा मज़ा आया, फिर उसके बाद बड़ा अच्छा खाना खिलाया, उसका भी बड़ा मज़ा आया, बस चलो निकल गए। ये था वजीर खारजा का पहले दौरे का सऊदी अरब की ऑफिशियल शाही खानदान के साथ मीटिंग के बाद रिस्पांस। अच्छा, नून लीग फ्रंट पर है तो जारी बात है नून लीग पे ज्यादा तनकीद होती है। वो अलग बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ इर्द गिर्द दूसरे लोगों को भी बिठा लेते हैं ताकि पीपल्स पार्टी के कुछ चेहरे, दूसरे चेहरे भी नजर आए तो उन पे भी थोड़ी तनकीद हो जाए। इसमें थोड़ा जो फायदा ले गए, मुझे लगता है बिलावल बड़ा फायदा ले गए कि प्रॉपर ट्रेनिंग बिलावल की स्टार्ट हो गई। वजीर खारजा का मनसब छोटा मनसब नहीं होता। मेरी 7 मार्च के मेरा वीलॉग मौजूद है मेरे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, ट्विटर पे भी, फेसबुक पे भी, इंस्टा पे भी। अभी दूर दूर तक ना खान साहब उतरे थे, ठीक है, और ना जनाब ये वज़ीर आज़म बने थे। मैंने उसमें कहा था कि आसिफ अली जरदारी और कुछ लोग इतनी बड़ी गेम करने लगे हैं शहबाज शरीफ के साथ और नून लीग के साथ कि पूरी ज़िंदगी शहबाज शरीफ और नून लीग याद रखेगी कि इनके साथ हुआ क्या है। यानी मेरी बात से अग्री कर रहे हैं हाँ, कि जी, इसको प्राइम मिनिस्टर बना के पूरी की पूरी सियासत का जनाजा निकल गया नून लीग का, और नून लीग में से शीन लीग निकल गई है। ये कहते थे ना कि हमें ताने दिया जाते थे नून लीग में से शीन लीग निकलेगी, नहीं निकाल सके। जनाब शीन लीग निकल गई है, नून लीग खत्म हो गई है, नून लीग का कोई फ्यूचर नहीं है। नून लीग का आगे ना नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ सकता है, ना बेगम सफदरजमान लड़ सकती है। शीन लीग ने बड़े तरीके से दोस्तों यारों के साथ मिलके इतनी बड़ी गेम की है नवाज शरीफ और उसकी बेटी के साथ, इनकी सोच से बाहर। और शीन लीग के साथ इतनी बड़ी सियासत जरदारी और पीपल्स पार्टी ने की है कि वो पूरी जिंदगी याद रखेंगे। अच्छा, ये जो इत्तेहादीन जिन्होंने नाराज होना भी शुरू कर दिया, जैसे एमकेएम की अगर बात करें, एमकेएम का तो खैर वतीरा है। उस दिन इमरान इस्माइल साहब मेरे साथ प्रोग्राम में थे तो वो उन्होंने कहा था कि एमकेएम अगर वापस हम हमारी तरफ आए या हमसे दोस्ती करना चाहे तो हम तैयार हैं। तो मैंने सवाल पूछा था इमरान इस्माइल साहब से कि आप दोबारा एतबार करने के लिए तैयार हैं? आपकी हुकूमत को गिराने में एमकेएम ने किरदार अदा किया था इनके साथ मिलकर, मुत्तहिदा हुकूमत जो बनी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं बस ठीक है एमकेएम का। मैंने कहा वतीरा है कि सुबह नाश्ते पे नाराज हो रहे थे, दोपहर के खाने में मान जाते हैं, शाम की चाय पे फिर नाराज हो गए, रात के खाने में मान गए। तो बड़ा जोरदार उन्होंने कहका लगाया कि हाँ, उन्होंने कहा वतीरा तो उनका यही है। अब ये जो दूसरी पार्टीज हैं, कुछ एएनपी, मतलब उन लोगों को भी गिले शिकवे स्टार्ट हो गए हैं, इसकी वजह आपको क्या नजर आती है? तो ये शहबाज हुकूमत भी ब्लैकमेल हो रही है इत्तेहादियों के हाथों? असल मसला ये है कि इस वक्त करप्शन की इंतहा है, अभी तो लोगों को बताया नहीं ना जा रहा। सोच से बाहर है कि पिछले 3-3.5 महीनों में पाकिस्तान के अंदर करप्शन के वो बाब रकम हुए हैं कि जो 74 साल में नहीं हुए। ठीक है, लूट मार की बाजार गर्म। और शहबाज हुकूमत ब्लैकमेल भी हो रही है इत्तेहादियों के हाथों। सिंपल वापडा के चेयरमैन को जिन्होंने रिजाइन दे दिया जनरल मुजम्मल ने जी, आप यकीन जाने जनरल मुजम्मल को बुला के पहले दिन जो उनका वजीर तवानाई था, वो सब तो क्या कहा, उसने कहा जिसके नीचे वापडा आती थी, उस मिनिस्टर ने जनरल साहब को कहा कि 5 लाख रुपया डेली मेरे दफ्तर का खर्चा आना है, 20 गाड़ियां जनाब मेरी सखर, इस्लामाबाद और लाहौर के और कराची के जनाब रहाइश गाँव के लिए, और कोई 700-800 की लिस्ट दे दी बंदों की कि नौकरियां हैं या नहीं है वापडा में, इनको नौकरियां देनी है।
जनरल साहब ज़रा एक ईगो वाले खुददार आदमी थे, उन्होंने अगले दिन ही रिज़ाइन लिखा, उनका भाई ये साढ़े बस तू बाहर है। हर मिनिस्टर, मौलवी फजलुर रहमान के बेटे ने जो अन्नी डाली हुई है ना, वो आपकी सोच से बाहर है। हर मिनिस्टर ने अरबों रुपए की यहाँ पे लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि इनका ना आपस में कोई आइडियालॉजी मिलती है, ना इनकी कोई सोच तो मिलती है। सही करने आए थे। मईशत का तो बेड़ा गर्क हो गया, मईशत का तो बेड़ा गर्क हो गया। ठीक है, ठीक है। चलिए ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से वापसी पे आपसे मुलाकात होगी और ब्रेक के बाद जो सेगमेंट होगा आपने मिस नहीं करना, क्योंकि फयाजुल हसन चौहान साहब प्रोग्राम के आगाज़ में ही मुझे कह चुके हैं कि आज चाय मैं अपने हाथ से बना के आपको पिलाऊंगा और चाय बनाने का तरीका, जो ख़वातीन चाय सही नहीं बनाती उनको सिखाऊंगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। जो दाल पकानी है, दाल, गोश्त बनाना, गोश्त, सारा कुछ डाला, कुकर चलाया, सीटी कुकर बजाता है, 10 मिनट चला, चलो जी सालन तैयार होके आ गया, उसका जायका नहीं आता। इसी तरीके से चाय का है, चाय का अक्सर लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि औरतों को चाय नहीं बनानी आती। अपने जैसा आधा कप कह रहा था, कुछ मेरे जिंदगी भी बदतमीज होते रहे और शक्ल देख के उसे छोड़ देते रहे कि भाई नहीं पीनी। और आप ये कह रहे थे मैं चाय पीता ही नहीं हूँ। वेलकम बैक। अभी हम खाने के टेबल से सीधे किचन में आ गए हैं और मुझे बड़ी खुशी भी हुई, बड़ी हैरत भी हुई। मेरी टीम के जो लोग अभी देख रहे हैं सामने, इनको भी बड़ी हैरानी हुई कि जब फयाज साहब से मैंने कहा कि अच्छा मुझे खाने के बाद ना बड़ी डिफरेंट से आदत है कि मैं खाने के बाद मीठा नहीं खाती, चाय पीती हूँ, बस आदत है। तो उन्होंने कहा चाय हम अपने हाथों से बनाएंगे आज, और मैं किसी की चाय नहीं पीता, मैं सिर्फ अपनी चाय खुद पीता हूँ। इसकी वजह से ज़रा बता दें। मेरे मुतल्लिक मशहूर है कि 3 चीज़ें मैं खुद परफॉर्म करता हूँ। एक, ये अपने जूते खुद पॉलिश करूँगा। मिनिस्टर था, BCO मुलाजमीन थे, अभी भी अल्लाह पाक का करम है, कोई इशू नहीं है, मैं अपना जूता खुद पॉलिश करूँगा। मुझे किसी के किसी किए हुए कपड़े पसंद नहीं आते, अपने कपड़े। तीसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, मुझे किसी की चाय पसंद नहीं आती। दुनिया का अच्छे से अच्छा चाय बनाने वाला वो कहना जी मेरी चाय नहीं, मैं अपने हाथ की चाय पीता हूँ, सुबह नाश्ते में और शाम को, और कहीं पे भी जाऊँ मेरी कोशिश होती है मैं खुद ही बना के पीऊँ। अच्छा, मेरी चाय की जो स्पेशलिटी है जो अब आपके सामने बनाना सीखते हैं। ठीक है जी। चीनी का इस्तेमाल कोई नहीं है लाइफ में, शहद, खालिस शहद जनाब आपको, ठीक है जी। और ये बाज़ार से ख़रीदा हुआ नहीं, ये गांव और देहातों से मैं काबिल एतमाद मेरे रिश्तेदार अजीज़ और मेरे, हाँ, शहद वाली चाय पीता हूँ मैं, और मैं एडिक्ट हूँ। मैं अगर सुबह और शाम को ये चाय ना पी लूँ तो जिससे एडिक्शन होती है ना, कैसे मुझे एडिक्शन होती है। तो जनाब अभी आपको अपने हाथ की बनाई हुई खालिस दूध की, लाइफ में डब्बे वाला दूध नॉट एट ऑल, लाइफ में प्रिजर्व की हुई चीज़ें नॉट एट ऑल, देसी आदमी हूँ, दबंग आदमी हूँ, देसी खाने खाता हूँ। तो जनाब ये अभी चाय बनाएंगे आपके सामने, और इलायची वाली चाय होगी, शहद वाली चाय होगी, और अगर फिज़ा ने पूरी ज़िंदगी याद ना रखा तो आप मुझे कहिएगा, ठीक है जी। ये जनाब इसमें पत्ती है, ये आपकी जनाब इलायची है, और इसमें मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा कि किस प्रोपोर्शन के साथ क्या क्या चीज़ और कब कब डालनी है। और ये दूध पत्ती नहीं होगी, ठीक है, दूध पत्ती मैं नहीं पीता। इलायची, सौंफ, दालचीनी नहीं, सिर्फ इलायची, सिर्फ इलायची। और पानी वाली चाय होती है प्रॉपर, दूध पत्ती नहीं होती इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है अच्छा कि रेशियो बड़ा मैटर करता है, क्योंकि मैं भी ना दिन में एक बार, आपके वाली आदत है कि एक बार चाय मैं खुद अपनी मर्जी से पीती हूँ, फिर बाद में ऑफिस वगैरह में फिर आप कहते रहते चाय चाहिए चाय, तो चाय की बाकी एडिक्शन होती है। असल में ना होता तो क्या है, हमारी सोसाइटी के अंदर औरतें बच्चे भी संभालने होते हैं, वो क्या करती हैं सुबह ही सुबह वो चूल्हे पे रखा खाना, उधर ही जनाब आपने बीच में प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, सारा कुछ, जो दाल पकानी है दाल, गोश्त बनाना गोश्त, सारा कुछ डाला, कुकर चलाया, सीटी कुकर बजाता है, 10 मिनट चला, चलो जी सालन तैयार होके आ गया, उसका जायका नहीं आता। इसी तरीके से चाय का है, चाय का अक्सर लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि औरतों को चाय नहीं बनानी आती। ये तमाम खवातीन सुन रही हैं क्या कह रही हैं? नहीं, ये साजिश है खवातीन के खिलाफ। ये नहीं, मैं बताता हूँ, चाय के हवाले से भी यही प्रॉब्लम है, सारा कुछ डाल दिया, ठीक है, पत्ती, दूध, पानी, सारा कुछ डाल के, नहीं, हर चीज़ तरीके से होती है। पहले पानी बॉयल करना है, फिर उसके बाद आप देखना पानी बॉयल हो रहा है, पानी बॉयल होगा, इलायची डाल दी है, फिर उसके बाद उसमें पत्ती की एक प्रॉपर रेशो होती है, उस रेशो के साथ के 2 कप बना रहे हैं, 6 बना रहे हैं, 8 बना रहे हैं, उसके हवाले से उसकी रेशो है पत्ती की। पत्ती उसके बाद प्रॉपर जनाब बॉयल होगी, और दूध को कब ऐड करना है, हाँ, उसको कब पकाना पत्ती का जो सत है वो प्रॉपर तरीके से निकलेगा, उसके बाद फिर दूध डलेगा। अच्छा, दूध में भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मलाई वाला दूध होगा,
ठीक है जी, वो अजीबोगरीब किस्म की शक्ल बना देगा चाय की, उसमें वो ऑयल टाइप चीज़ें, ठीक है ना, प्रॉपर मलाई उतरी हुई खालिस दूध जब आप डालेंगे, फिर उसको मज़ीद बॉयल करना है, अच्छा खासा उसको बॉयल करके, लेकिन कड़वा नहीं करना। वो पंजाबी के अंदर ना कोड़ी चाह ट्रकों वाली नहीं, वो नहीं, कड़क हो, सही बॉयल हुई हो, लेकिन कोड़ी ना हो, कड़वी ना हो। अच्छा, मेरी तो भूख मर जाती है उस तरह की चाय से जो बहुत कड़वी होती है ना, भूख नहीं लगती। इस वजह से होता है कि उसमें पत्ती की रेशो आपने ज़्यादा डाल दी और उसके बाद फिर आपने उसको पकाया भी ज़्यादा। जब आप रेशो भी ज़्यादा डाल दें और पकाए भी ज़्यादा करें, ठीक है। अच्छा, वैसे यहाँ से एक बात जहन में आती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप सियासतदान हैं और हम करंट अफेयर्स पे प्रोग्राम करते हैं, तो गुफ्तगू ईद शो पे भी कहीं ना कहीं सियासी हो जाती है, लेकिन हम लाइटर नोट पे ज़्यादा बातें करेंगे। ये अगर हमारे सियासतदानों को ये चीज़ वहाँ पे असम्बली में भी समझ आ जाए कि जिस तरह आप रेशियो बता रहे, इतना पानी, ये तरीका, फिर दूध तब डालना है, तो उनको भी पता हो कि कौन सा बिल कब पास करना है, जो हाज़िरी है वो यकीनी बनानी है, एब्सेंट नहीं हो जाना है असम्बली से, तो ये चीज़ें वहाँ भी मेरे ख्याल से इनको समझ आनी चाहिए। देखिए, ज़िंदगी की हर चीज़ में से, हर अमल में से इंसान बहुत कुछ सीखता है। अब आप बेढंगी चाय बनाएंगे, आप सामने रखेंगे, लोग आपका मुंह रखने के लिए या ना शायद फेस सेविंग के लिए तो उस वक्त कुछ कहे ना, बाद में उन्होंने नाक चढ़ाना कि यार किड़ी चाय पिलाती है। कुछ मेरे जैसे होता है कि वो आधा कप छोड़ के वहीं पर आ जाते, बताते नहीं लेकिन पी नहीं जा रही। आप अपने जैसा आधा एक्सप्रेशन पे कंट्रोल नहीं हो, आप अपने जैसा आधा कप कह रहे, तो कुछ मेरे जिंदगी भी बदतमीज होते रहे और शक्ल देख के उसे छोड़ देते रहे कि भाई नहीं पीनी। और आप ये कह रहे थे मैं चाय पीता ही नहीं हूँ, लिहाज भी रख लेते। मैं तो पहली बात यह मतलब कि मिलती नहीं है बाहर अपने हाथ के अलावा, वरना मैं शक्ल देख के चाय जज कर लेता हूँ। अच्छा, आप इस बात से एग्री करते हैं कि आपने भी थोड़ी सी इस तरह की बात की थी कि जो आपकी नीयत होती है ना खाना बनाने के लिए, इधर हर वो टाइम मांगता है, तो चाय के लिए भी एक नीयत होती है। कई दफ़ा आपका वो बहुत अच्छी जो चाय बनाने वाला था, जिससे उसका मूड खराब होगा ना, वो आपको अच्छी चाय नहीं बना के देगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब देखो ना, से कभी आप लड़े हो तो फिर आप भी अच्छी चाय नहीं ना बना के देंगे। हाँ, देखो अब ये पानी बॉयल हो रहा है, ठीक है जी। जब ये पानी बॉयल होगा, आगे जो पानी का इसको ये देखें ना, इसमें अब ये तकरीबन 3 कप चाय है, ठीक है जी। इसमें मैंने पत्ती इतनी डालनी है कि जिसकी वजह से इसको मैं सही, ये आपकी जनाब पत्ती चली गई, ठीक है। अब ये तकरीबन 2-3 मिनट इसको सही तरीके से हम बॉयल करेंगे। ये खालिस शहद, चीनी का तस्वर नहीं है, लिक्विड की सूरत में लाइफ, और चाय के अंदर भी नो चीनी, नो शक्कर। अच्छा, वैसे लोग भी इतने खालिस हो जाएं, लोगों के ज़मीर भी इतने खालिस हो जाएं, अपने काम के साथ भी इतने खालिस हो जाएं, तो क्या ही बात है ना। वैसे खालिस खाने खाएंगे तो ऑटोमेटिकली। अच्छा, वैसे मुझे एक बड़े मज़े की चीज़ याद आ गई कि मैं बहुत ही, हमने कोई ऑर्गेनिक किस्म का दूध पीना शुरू कर दिया कि बहुत ही खालिस दूध था, तो मुझे हज़म नहीं हुआ, मैं डॉक्टर पे चली गई, तो वो डॉक्टर ने कहा कि आपको मिलावट वाले दूध की इतनी शायद आदत हो गई है लाहौर शहर में रह रहे के कि आप खालिस वाला हज़म नहीं कर पाई। तो ये हमारे जो मेदे उनके साथ जुल्म किसने किया, कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, जी जी, इनको सारे नाम पता है, इटालियन, वो जैपनीज़, तो चाइनीज़ खाने, तो कॉन्टिनेंटल खाने, तो पता नहीं क्या। मैं जाता हूँ इनके साथ, हफ्ते में 1 दफ़ा जाना जाएंगे, लेकिन मुझे आज तक कभी किसी डिश का नाम ना आता है ना याद है। मुझे याद है देसी खाने, बस देसी खाने खाता हूँ। मैं हैरान हूँ जब ये बच्चे छोटे छोटे फर करके जरा पूछते हैं ना, ऑर्डर देते हैं, पता नहीं कौन कौन से, अभी तो मेरे नाम भी नहीं, मुझे 2 नाम एक आते हैं, एक पता नहीं मैक्रोनी है, एक कोई जाना वो पता नहीं नूडल्स, ये 2 तो चलो आते हैं, इसके अलावा इतने औखे औखे नाम है यार इन होटलों में, जो ड्रामेबाजियाँ, चाइनीज़, इटालियंस, पता नहीं कौन, छोटी बच्ची फर करके बताएगी है ना। लेकिन हमारी लाइफ शुरू से ही देसी है, ठीक है जी, और हमें तो देसी खाने, कड़ी हो गई, हलीम हो गई, निहारी। अच्छा, जो फास्ट फूड है ये वैसे बच्चों को मेरे ख्याल से इतनी नहीं खानी चाहिए। अब आप देखो, आप हैरान हो, बर्गर्स आजकल, शवारमा, इस टाइप की चीज़ें। जी जी, खाना खा के उठे हैं, बच्चियाँ मेरी बैठी हुई थी, ये सबसे छोटी सकीना ने जनाब पूरा ऑर्डर भेज दिया है, हैप्पी मील, पिज़्ज़ा, बर्गर, फला, ये फ़ौरन मंगवाया जाए। कितना खूबसूरत तरीका है वाले से फरमाइश करने का। अच्छा, ये सकीना वही जो अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में देखा, तो बच्ची छोटी जो बात कम करती लेकिन मूडी है वो, लेकिन ज़हीन है। ऐसे बच्चों के बारे में मेरी एक राय है कि ऐसे बच्चे ज़हीन बहुत होते हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हैं। सवाल, अच्छा, जो बच्चा बहुत सवाल पूछता है उससे भी आप बिल्कुल ना घबराएं, वो भी बच्चा ज़हीन होता है। आखिरी मराहिल में है, ये दिखाएं आके आप आगे। जी जी हाँ, दिखाइएगा कलर इसका जो रंग निकल रहा है। जी जी, ठीक है जी। अब ऐसा नहीं, बाल साहब से पूछ लें फिर कि हम इसको 1 कप पिए, या अगर मुझे अच्छी लगे मैं 2 कप पी सकती हूँ। ये जनाब आपकी चाय तैयार हो गई है,
जी तो चाय तैयार हो गई है और अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापसी पे कुछ सियासी गुफ्तगू भी करेंगे और चाय भी पियेंगे और आप मेरे एक्सप्रेशन देखते रहिएगा, क्योंकि मैंने बता दिया कि एक्सप्रेशन मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। चाय अगर अच्छी नहीं होगी तो आधा कप छोड़ दूंगी, लेकिन अगर अच्छी होगी तो 2 कप पी के जाएंगे। और ऐसा इकबाल साहब से तो इजाज़त तो नहीं लेनी पड़ेगी? उनसे इजाज़त ले लेंगे, आधा कप पीना है कि पूरा कप पीना है। ठीक है जी, ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लोग मुतनफ़र हैं, इन्होंने जिंदगियां जीरन कर दी हैं। रिच क्लास का किचन नहीं चल रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। वेलकम बैक। फयाज साहब ने बड़ी अच्छी चाय बनाई और वो चाय मैंने पी और बहुत ही मज़े की चाय, सिर्फ ये मुँह पे नहीं मैं कह रही आपके, बहुत मुझे अच्छी लगी। अच्छा, चाय से मुझे याद है फयाज साहब, ये तो चाय के हवाले से बड़ी बात होती थी कि जी इमरान खान साहब की हुकूमत थी, प्राइम मिनिस्टर थे, तो चाय भी नहीं पूछते थे या मैक्सिमम चाय पूछ लेते थे। लेकिन अब जैसे शहबाज शरीफ साहब आए तो आते खाबे खाने सब कुछ खुल गया। इस पर लोग बड़ी तनकीद करते, कुछ लोगों का मानना है कि इससे कितना क्या फ़र्क पड़ता होगा बजट पर, अगर खाने खिलाए जा रहे हैं, चाय पिलाई जा रही है, तो बड़े लोग जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बिला वजह सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं किसी एक सियासी पार्टी को, तो कहते थे कि खाना खाने से क्या हो जाता है। देखें, ये तो बुनियादी तौर पे ऑस्टेरिटी मैयर्स हैं और खाने अगर आप खिलाना शुरू कर दें माले मुफ्त दिले बेरहम की तरह, तो अच्छा खासा खर्चा बढ़ जाता है, बहुत खर्चा बढ़ जाता है। और कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से तो ये मशहूर था कि वो तो कहते थे कि अपने घर से जना चाय पी के आएँ और मीटिंग्स के अंदर जो है वो चाय का नहीं पूछा जाता था। वजह यह है कि मुल्क के जैसे हालात हों उसके मुताबिक लीडरशिप को अपने ऑफिस के अंदर जो सरकारी खर्चे के ऊपर जो एक्टिविटीज़ हों उस पर जनाब वो थोड़ी सी कफ़ायतशारी वाला माहौल और एग्जाम्पल वहाँ से सेट करनी पड़ती है ना। लेकिन इस पूरी अंजुमन गुलामान अमेरिका जो है, जो अभी साजिश के ज़रिए से बसरे इक़्तिदार आई है, ये तो माले मुफ्त दिले बेरहम, तो कहते हैं ना वो राम राम सपना पराया माल अपना, ये तो वो वाला माहौल इन्होंने बनाया। इनके लिए तो खाबे सुबह दोपहर शाम ये खिलाएं, इनकी कौन सी जेब से जाना है? मेरे और आपके टैक्सों के पैसों से जाना है। तो ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। अभी ये जो बड़ी ये तब्दीली सी जो आ रही है, बहुत सी चीज़ों में जो आए थे तो सबको पता था कि आएंगे, और अपने अपने वो जो उल्लू सीधे करने वाला मामला, नैब के मामला, तरमीम आपके सामने है, फिर EVM से इनको बहुत इशू था, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोट, तो इन्होंने आके अपने मामला सही करने शुरू कर दिए। अब इलेक्शन फिर आप देख रहे हैं 2022 में, क्योंकि ये जो मुत्तहिदा हुकूमत बनी, मौलाना साहब आगे लगे, PDM बना, फिर आप लोगों ने साजिश का भी जिक्र किया, तो ये इनका मकसद बेसिकली इलेक्शन डिले करना। आपको क्या लग रहा है कि अभी इस टाइम पे बड़ी हाइप बनी हुई है PTI की और ये लोग महंगाई कर रहे हैं, ऐसे फैसले कर रहे हैं, मुश्किल तरीन फैसले, दिल पे पत्थर रख के, तो अगर अभी इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो इनका वोट बैंक यकीनी तौर पर बहुत कम होगा, ये कॉन्फिडेंट नहीं है, या मामला तभी मजीद कुछ सीधे करके जैसे सीधे हो जाते हैं फिर इलेक्शन में फ़ौरन चले जाएंगे? बुनियादी तौर पर इनका एजेंडा जो आने का था ना, वो ये था कि अपने आप को रिलीफ, आवाम को तकलीफ। ठीक है। इन्हें पता था कि इनको छितर लितर और जिल्लत और रसवाई का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इनके लिए आगे खाई थी, पीछे कुआं था। इन्होंने कहा कि जो हमारे ऊपर फर्द जुर्म आयद होने लगे हैं, जो फरवरी के महीने में इन पे आयद होने थे, जो हमारे केसेस एंड पे लग गए हैं, तो उनसे बचने के लिए जो खरबों रुपए के थे, इनकी सियासत खत्म हो जानी थी, इन्होंने नाअहल हो जाना था, इनकी दौलत जनाब खरबों रुपए की जनाब इनके हाथों से निकल जानी थी। इन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ मिलके ऐसा जनाब अपॉर्चुनिटी अवेल कर लो कि जिसमें रसवाई ठीक है, जगहसाई ठीक है, जिल्लत ठीक है, रसवाई ठीक है, लेकिन इन चीज़ों से तो बचत हो जाएगी। तो इन्होंने वो अवेल कर ली। अब क्या है, अपने आप को रिलीफ मिल गई। आपने 1100 अरब रुपए के 117 मुकदमात से अपने आप को रिलीफ दे दिया। आपने अपना फ्यूचर का जो इलेक्शन था उसके अंदर 80-90 लाख का जो ओवरसीज पाकिस्तानी था उसको जो हक नुमाइंदगी या हक वोट था वो ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो 95% PTI के साथ थे। आपने अपने तमाम केसेस NRO 2 आपने ले लिया। अपने जितने केसेस थे उन केसेस में जितने गवाह थे, मकसूद चपड़ासी समेत जो 4 गवाह थे वो इस दुनिया से जा चुके हैं। अफसरान को दिल के दौरे पड़ रहे हैं, अफसरान खुदकशियाँ कर रहे हैं जो इनके केसेस में थे। तो अपना आप सब कुछ ठीक कर लिया। और एक बड़ा ज़बरदस्त सा एक मुहावरा है, अपना सब कुछ बनता भाड़ में जाए जनता। बस इनका ही आइडियोलॉजी है, उस पर ये चल रहे हैं। और एक आपका वो डायलॉग बड़ा खाना खाते में याद करी थी, आप बड़ा बोलते हैं भानमती का कुंभा। हाँ, मुझे अब याद है। तो कहते हैं ना कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा जी। तो ये भानमती जो है ना इस वक्त अमेरिका है,
उसने ये कुंभा जोड़ा है, कहीं की ईंट है कहीं का रोड़ा है, और बनती इनकी कोई नहीं है। जैसे भैंगे की दो आंखें आपस में नहीं मिलती, इस तरह इनकी आपस के अंदर कोई कंपैटिबिलिटी या कोई आइडेंटिकल कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, जो वज़ीर आला पंजाब के हवाले से 22 तारीख जो है, ये कितनी इंपॉर्टेंट देख रहे हैं आप? 22 तारीख वो लाइटर नोट पे बड़ा डिस्कस हो रहा था कि जुमा बन रहा है, जुमा अगर तारीख देखी जाए तो नून लीग पे भारी होता है। असल में अब जो 17 जुलाई का ज़िमनी इलेक्शन है ना, जी जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो जनरल इलेक्शन बन गए हैं। ठीक है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। जैसे हर जनरल इलेक्शन के बाद लोगों की नज़रें होती थी कि वफाक में प्राइम मिनिस्टर और सूबों में चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा और किस रिजल्ट की बुनियाद पे बनेगा। एग्जैक्टली अब इस इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर बेस करता है। हम 13 सीटें जीत गए तो हम आसानी से जनाब हमारा वज़ीर आला बन जाएगा। वैसे तो इस वक्त जो हालात है 20 की 20 सीटें हम जीत रहे हैं, 20 की 20 सीटें जीत रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब ये रिगिंग करेंगे, रिगिंग कर भी रहे हैं हर किस्म की। महकमा तालीम, महकमा ज़राअत, कोई शोबा नहीं छोड़ रहे जिसको जनाब ये यूज़ करके प्री पोल रिगिंग नहीं कर रहे। लेकिन अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया और उम्मीद है इंशाल्लाह हम 15 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे और पंजाब के अंदर जनाब हमारी हुकूमत इंशाल्लाह 22 जुलाई को बनेगी। अच्छा, अभी जो कोर्ट का फैसला उसके बाद अगर कानूनी पहलू देखा जाए तो हुकूमती मशीनरी तो इस्तेमाल नहीं कर सकते ना हमजा शबा? ये हमने ही वहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ मैं खड़ा हुआ था रोस्टम पे, जब चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने ये चीज़ पूछी तो चौधरी साहब ने हम सारों ने मशवरा करके ये मुतालबा हमने रखा था फाजिल अदालत से कि अगर आप इसको 22 जुलाई तक रख रहे हैं हमजा शहबाज को तो इसको पाबंद करें कि ये चीफ सेक्रेटरी को, आईजी को और बाकी मशीनरी को ये यूज़ नहीं करेगा किसी पोस्टिंग ट्रांसफ़र के लिए, किसी किस्म की कोई जनाब विक्टिमाइजेशन के लिए मुखालफिन को, और हमारे कैंडिडेट्स को दबाने के लिए और अपने कैंडिडेट्स को सपोर्ट देने के लिए। ये हमने कहा, वो फिर फाजिल अदालत ने उसको ऐड करवाया अपने डिसीजन में। जो कल तहरीरी फैसला आया उसमें ये चीज़ लिखी हुई है। लेकिन वो कहते हैं ना, चोर चोरी से तो जाए, हेरा फेरी से ना जाए। ये बाज आने वाले नहीं है। इन्होंने IRSM के ये वाइस चांसलर है। अब आप पूछेंगे IRSM क्या है, तो जनाब इंस्टीट्यूट ऑफ रिगिंग साइंसेज एंड मैनेजमेंट, ठीक है ना। अच्छा, मैं भी सोच रही थी कि मेरी मेमोरी इतनी वीक नहीं, मुझे ये एब्रिविएशन क्यों नहीं पता, लेकिन मैंने कहा चले खुद बता दें। तो ये IRSM के जनाब वाइस चांसलर है रिगिंग, ठीक है। ये जनाब इंस्टीट्यूट ऑफ रिगिंग साइंसेज एंड मैनेजमेंट के, ये नून लीग वाले नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, तो ये करेंगे। इन्होंने बाज नहीं आना, इन्होंने हर किस्म की दौलत करनी है। वो बड़े कॉन्फिडेंट है। फिर ये जो ये स्पेशलाइज्ड है जिस चीज में आपके मुताबिक जो आपने एब्रिविएशन अभी जिक्र किया, इसका मेंशन की, तो इसकी वजह से बड़े कॉन्फिडेंट है। वैसे ये अपनी तरफ से है, लेकिन हालात बड़े अजीबो गरीब हैं। आपने देख नहीं लिया अभी, जब आपका आज से तकरीबन कोई ये 10-12 दिन पहले परेड ग्राउंड में जलसा हुआ है, 8-10 दिन पहले, उसमें पब्लिक सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद की लाखों की तादाद में लोग बाहर निकले। लोग मुतनफ्फर हैं, इन्होंने जिंदगियां जीरन कर दी हैं। रिच क्लास का किचन नहीं चल रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, पेट्रोल कितना महंगा हो गया। अपर मिडिल क्लास, नॉट मिडिल क्लास, नॉट लोअर मिडिल क्लास, नॉट पुअर क्लास, रिच क्लास, बिल्कुल उसके घर के हालात डिस्टर्ब है। इन पिछले 2.5 महीनों में इन्होंने सत्यानाश फेर दिया आवाम का, अपने आप को रिलीफ आवाम। अच्छा, फिर बड़ी वो, मैं इसको कॉन्फिडेंस बोलूँ, ढिठाई बोलूँ कि बड़ी जल्दी थी इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने की, घर भेजने की, और महंगाई का ही बड़ा वो शोर मचाया गया था। जब PDM बना था तहत सबसे पहले महंगाई की बात की गई थी, वो साजिश वाला मामला, फिर आप लोगों ने बाद में ये बात की। अच्छा, वो महंगाई करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं तो पूरा मलबा आराम से आप पे फेंक देते। PTI की हुकूमत ये करके चली गई, वो IMF के पास जाने में देर कर दी, फलां फैसले में देर कर दी, तो सारा मलबा आप लोगों पर गिरा देते हैं। फिर ये क्या करने आए थे? आप लोग परफॉर्म करते रहते, अपने इलेक्शन की बारी का इंतजार कर लेते। 13% महंगाई के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर हमारे लोटों ने और इस जनाब टांके कांपने वाली जनाब सरकार ने जनाब लॉन्ग मार्च किया, हमारे लोटे तोड़े गए जी। ठीक है जी, किस बुनियाद पे? 13% जनाब महंगाई है, और महंगाई ने दुनिया तबाह कर दी, पाकिस्तान तबाह कर दिया, आवाम को तबाह कर दिया। इस वजह से हम पार्टी छोड़ रहे हैं, इस वजह से हम इमरान खान छोड़ रहे हैं। अब 32% महंगाई है। इस बिलावल जरदारी से, इस माँ के लाडले से पूछें, और इस जनाब ये जो लोटे गए थे 25 नीचे और 20 ऊपर, उन्हें कहो अब तो तुम्हें चाहिए कि 76 लेके ना इनको लगाते हुए प्राइम मिनिस्टर को वहां से निकले फिर उस पार्टी से। अगर 13% के ऊपर आप चले गए, लोटे बन गए पूरी जिंदगी के लिए, बदनामी का और रुसवाई का आपने मेडल अपने सीने पर सजा लिया, तो अब इस 32% के ऊपर आप क्यों नहीं चीज़ चाचा कर रहे हैं? अब क्लोजिंग का वक्त करीब आ रहा है। क्लोजिंग के टाइम पर खासतौर पे ईद शो हो, कोई सियासतदान भी सामने हो, तो तमाम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो गाना सुना देंगे अपनी पसंद का, क्योंकि टॉक शोज़ में गाना गाने का मौका नहीं मिलता। शायरी आप कर लेते हैं टॉक शोज़ में भी आके?
तो गाना सुना दें आज आप। गाना नहीं, मैं आपको गज़ल के एक मिसरा सुना ठीक देता है हूँ। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। अजनबी शहर के वाह अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। वाह, ये आपने बकायदा कहीं से सीखा है या बस? नहीं, मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है। आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा है। चले जी, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने प्रोग्राम को बहुत एंजॉय किया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, सेम टाइम सेम चैनल। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।